दोस्तों नमस्कार। बिना नींव के आपने इमारत को खड़े होते हुए देखा है? क्या आपने बिना पिलर के किसी मकान को खड़े हुए देखा है? इस देश की सरकार क्या बिना नींव और बिना पिलर के चल रही है और बिना इसके वो लगातार काम कर रही है? क्या वाकई सरकार के पास कोई आंकड़ा है इस देश में गरीबों की तादाद कितनी है? गरीब छोड़ दीजिए, रईसों की तादाद कितनी है क्या पता है सरकार को? मध्यम वर्ग कितना फैटी है, उसका विस्तार हुआ है या वो सिकुड़ गया है, क्या कोई जानकारी है? कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने कॉलेज जाते हैं, कितने पढ़ाई कब छोड़ देते हैं? मजदूरों की तादाद कितनी है जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं? इस देश में व्हाइट कॉलर्स की तादाद कितनी है? इस देश में महिलाओं के पास कितना बड़ा रोजगार है? दरअसल ये आंकड़ों की फहरिस्त का जिक्र आज इसलिए क्योंकि किसी भी देश के भीतर में योजनाओं को लेकर जो भी बजट बनाया जाता है, जो खर्च किया जाता है और नौकरशाही उसे लागू कराने में लग जाती है, उसकी एक नींव होती है और नींव को ही इस देश में जनसंख्या से जोड़ा जाता है, यानी सेंसस। लेकिन बीते 150 बरस में जो कभी नहीं हुआ वो मोदी काल में हो गया। 2021 में भारत का सेंसस सामने नहीं आया, तो इस देश के बारे में कोई जानकारी सरकार को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज या कागजों में नहीं है। वो मनरेगा चला रही है, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में मनरेगा के मजदूर इस देश में काम नहीं पा रहे हैं, सरकार उन दस्तावेजों को तो देख लेती है जहां पर मनरेगा के रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या उसे पता है इस देश में एग्रीकल्चर यानी खेती पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ चुकी है? क्या सरकार को पता है कि गरीबों की तादाद बढ़ चुकी है? क्या वाकई सरकार को पता है कि इस देश के भीतर में मानव संसाधन जो बड़ी तादाद में बेरोजगारी की परिस्थितियों को झेल रहा है, उनकी तादाद बढ़ गई है? इसे छोड़िए, जरा यह समझिए कि कॉरपोरेट के सीएसआर का पूरा बजट कितनी योजनाओं पर खर्च होता होगा। फिर आप सोचना शुरू कीजिए कि इस देश के भीतर में जो भी सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं यानी वेलफेयर स्कीम का ऐलान किया, उसके दायरे में कितने लोग आते होंगे और सरकार हर बजट के वक्त, हर भाषण के वक्त अपनी पीठ ठोकती है कि वह इस देश के हर लोगों को राहत दे रही है। तो एक सवाल, जब इस देश की नींव या इस देश की जनसंख्या को लेकर आंकड़े सरकार के पास 2011 वाले ही हैं, तो 2011 में तो 121 करोड़ जनसंख्या थी और उसी अनुसार इस देश के अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का आकलन किया गया था। तो क्या 2023 में भी वही स्थिति होगी? जी नहीं, जनसंख्या बढ़ गई होगी, कमोवेश हर जगह एक वृद्धि आ गई होगी। लेकिन सरकार जब कहती है कि देखिए हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे दिया, क्योंकि इतनी ही बड़ी तादाद इस देश के भीतर में उस गरीबी के दायरे में आती है जो सीधे सीधे पीडीएस सिस्टम से जुड़ी है, यानी राशन कार्ड से जुड़ी है। तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा, जनाब ये तो 2011 के आंकड़े हैं, 2021 में तो 92 करोड़ हो जाना था और अभी तक आपने गिनती क्यों नहीं की? गिनती ना करने की वजह राजनीतिक है या सामाजिक है, या फिर राजनीतिक सामाजिक से होते होते यह कहीं अर्थव्यवस्था के डामाडोल होने की परिस्थितियों के साथ तो जुड़ नहीं गई है? क्योंकि इसी दौर में तीन चार बातें जहन में और रख लीजिए, फिर उसके बाद सरकार का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाएगा। एक हिस्सा यह है कि इस देश में कितनी बड़ी तादाद में लोग इस देश की नागरिकता को हर दिन छोड़ रहे हैं। हमने हिसाब लगाया कि 21वीं सदी यानी बीते 22-23 बरस के भीतर में अगर आप औसत निकालेंगे तो पहले 10 बरस में औसत 300 लोगों का था। 2010 से लेकर 2015, 16, 17 तक यह औसत 350-400 तक पहुंचा, लेकिन आज की तारीख में यह 500 लोगों को पार कर चुका है जो हर दिन इस देश को छोड़ते हैं। अगला सवाल था जो रईस हैं, जो बिलियनियर्स हैं, यानी 8 करोड़ की नेटवर्थ उनके पास होनी चाहिए, उनकी कितनी बड़ी तादाद है? तो पता चला कि लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और इस बरस ही लगभग 8000 बिलियनियर्स देश को छोड़ चुके हैं। फिर एक अगला सवाल आया कि जो कॉरपोरेट के साथ सत्ता का जो पूरा नेक्सस चलता है, उसमें जितनी पूंजी सरकार
सत्ता के जरिए उन पर ट्रांसफर करती है, उसके पीछे भी देश का एक मॉडल होता है कि इतना रोजगार ये पैदा करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए तो इस देश की जब जमी ही गायब है, यानी आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, और डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी इकोनॉमी डावाडोल है, डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप कमजोर हो गए हैं, डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप मौजूदा वक्त में भारत की परिस्थितियों के साथ अपनी इकोनॉमी का तालमेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सबका पेट भर पाने की स्थिति में भी नहीं है। और इसके साथ राजनीतिक मशक्कत, हो सकता है जाति समीकरण का भी जुड़ जाए, जहां पे ओबीसी बार बार दबाव डाल रही है राजनीति कि दरअसल आप जातिगत जनगणना कीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां से आवाज आती है। तो याद कीजिए 2018 में उस वक्त जिक्र किया गया था कि हम जनगणना करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया यह मुश्किल है, जातिगत जनगणना नहीं होगी, सिर्फ एससी और एसटी की होगी। सवाल सिर्फ जनगणना का नहीं है, भारत की उस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विविधता का है जिसकी जमीन पर भारत को परखती है भारत सरकार। और इससे पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था, आज की तारीख में नीति आयोग काम करता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में देखिए तो इनके पास भी कोई आंकड़े नहीं है। अब जरा असल फैक्ट पर सामने आइए। 150 बरस में ऐसा कभी नहीं हुआ। 150 बरस का मतलब है कि 1881 में पहली बार भारत की जनसंख्या नापी गई थी। उस समय विभाजित नहीं, अविभाजित भारत था, और उस समय जो संख्या भारत के भीतर की थी उसके बाद से चीजें चलते 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 आज की तारीख में पहली बार ऐसा मौका आया कि 2021 में हम जनसंख्या नहीं बता पाए, यानी इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी सरकार के पास नहीं है। कहा गया कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन दुनिया भर में कोरोना आया था और अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, किसी भी जगह पर जनसंख्या रुकी नहीं, उसकी जनगणना हुई है। तो भारत में क्यों रुकी? भारत में रुकने की वजह कहीं यह तो नहीं थी कि दरअसल कोरोना से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था की जिस दिशा पर मोदी सत्ता चल रही थी वह डावाडोल हो गई थी? शायद यह हो सकता है क्योंकि जब हम डेटा का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाए तो नई पॉलिसी बनती नहीं है। मसलन खाद्य सुरक्षा को लेकर जो हम जिक्र कर रहे थे, आज 80 करोड़ को फ्री राशन देने का जिक्र है, और अगर इसको बेस बदल जाएगा तो यह लगभग 92-93 करोड़ पर जाकर टिक जाएगा। इतने लोगों को देना होगा तो एक झटके में वह बजट भी बढ़ जाएगा। तीसरी स्थिति होती है कि बीता बरस जो होता है, हर बरस उसका एक वैल्यूशन होता है, उसके बाद वर्तमान को लेकर उसका एक सटीक वर्णन किया जाता है और भविष्य का एक अनुमान लगाया जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्हीं 3 आधारों पर चलती है। तो गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसी क्या फेक बनी हुई है? उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जो तय सीमा में जनगणना की जाती है, वह चाहे पंचायत हो, तालुका हो, गांव हो, शहर हो, इन तमाम चीजों को लेकर डाटा जब उपलब्ध किया जाता है तो सरकारी विकास की योजनाएं बनती हैं। सीएसआर जो कॉरपोरेट पैसा देता है, उसके पैसे का कहां उपयोग करना है यह बताया जाता है। और अंतिम पायदान तक पहुंचने का जो नारा सरकार देती है, उसमें अंतिम पायदान तो दूर, 2011 का ही डाटा चल रहा है। तो हर योजना के तहत एक बड़ी जनसंख्या है जो मरहूम है। वो मनरेगा में होगी, वो खाद्य सुरक्षा के तहत होगी, वह मिड डे मील के तहत होगी, वह हर उस योजना से जुड़ी होगी। वो हो सकता है सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वह भी नहीं पहुंच पा रहा हो, किसान सम्मान निधि के दायरे में वो नहीं आ पा रहे हो, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी तादाद बढ़ गई हो। इस आकलन के हिसाब से हमने उससे पहले के जनसंख्या के जरिए कितनी वृद्धि होती है बजट और इकोनॉमी को लेकर, इसका जब हमारी टीम ने एनालिसिस किया तो बताया इसमें तकरीबन 15% का इजाफा हो जाता है। और अगर इकोनॉमी आपकी ठीक रहे तब, और डावाडोल है जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति हमें पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ध्वस्त हो गया है हमें पता ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जो हमारा पूरा का पूरा व्यापार है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में आ गया हमें पता ही है, रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी खतरनाक स्थिति में बजट का डाटा जो है और वेलफेयर स्कीम के तहत जो डाटा होता है वो लगभग 32% तक भी बढ़ सकता है, यह भी बताया जाता है।
अब सवाल यह है कि आखिर जनसंख्या माप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1941 में सोचिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तब भी जनसंख्या नापी गई थी इस देश के भीतर में, उसको सामने रखा गया क्योंकि उसी आधार पे चीजें बननी थी। 1961 याद कीजिए, चाइना के साथ युद्ध, उस समय भी जनसंख्या हुआ। 1971 बांग्लादेश का बनना और भारत पाकिस्तान युद्ध, उस समय भी जनसंख्या। लेकिन इसी वक्त ऐसा नहीं हो पाया। और जिस बात का जिक्र होता है कि दरअसल जब आप जनसंख्या माप रहे हो तो सीमाओं को फ्रीज कर दिया जाता है। सीमा फ्रीज का मतलब यह होता है कि जिला, प्रखंड, गांव, शहर, कस्बा, पुलिस स्टेशन, ताल्लुक, पंचायत, इन तमाम नाम के इर्द गिर्द इसमें कोई ज्योग्राफिकली बदलाव नहीं होगा। और उसके 3 महीने के बाद यह सेंसस की शुरुआत होती है। अब अगला सवाल यह है कि पहली बार सरकार ने 31 दिसंबर को कहा अब हम जनसंख्या कराएंगे। फिर कहा देखिए फरवरी में कोरोना आ गया, टल गई बात। फिर कहा 31 मार्च को अब कराएंगे, फिर नहीं हुआ। फिर 31 दिसंबर 2021 फिर कहा गया फिर कराएंगे, फिर नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2022 फिर कहा गया फिर कराएंगे, फिर नहीं हुआ। नई तारीख 30 जून की दी गई है, 30 जून 2023। अब सवाल यह है कि अगर 30 जून को सीमाएं फ्रीज होती हैं तो 3 महीने के बाद यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर से यह प्रोसेस शुरू होता है, तो क्या 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस पूरी जनसंख्या को रोका गया है कि भारत की जनसंख्या कितना है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से भारत की परिस्थिति किस रूप में उभर कर आएगी? क्या सब कुछ जानबूझकर छुपाया जा रहा है 2024 के मद्देनजर? क्योंकि इस दायरे के भीतर में तमाम सरकार की योजनाएं और इसके पैरेलल की राजनीति, जिसमें जिक्र होता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया 52% ओबीसी है। तो ओबीसी के जरिए राजनीति, जब कांशीराम थे उन्होंने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसको मौजूदा वक्त में बिहार, उत्तर प्रदेश में ओबीसी की राजनीति करते राजनीतिक नेताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो नहीं चाहती है सरकार कि इसको लेकर शोर मचे, या सरकार यह नहीं चाहती है कि दरअसल भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां दुनिया के सामने आ पाए, जो बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। और बजट का खाका जो बढ़ रहा है, जिसमें हम बताते हैं कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो चली है। और आज ही प्रधानमंत्री, या आज ही की तस्वीर है, प्रधानमंत्री इंदौर में प्रवासियों को भाषण दे रहे थे, तो एक सच उन्होंने नहीं बतलाया कि दरअसल भारत की जो दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं वो सबसे ज्यादा हैं जो प्रवासी हैं, लगभग 3 करोड़ 20 लाख। इसमें से 2 करोड़ लोग तो अमेरिका, यूएई, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, म्यांमार, ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका में ही रहते हैं। और हर बरस दर बरस जो लोग छोड़ रहे हैं उनकी तादाद 2022 में यह तकरीबन 2 लाख पहुंच गई, यानी प्रतिदिन 500 की गति को भी पार कर रही है। इस रफ्तार से लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, यह एक हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा है कि इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिए कितनी बड़ी तादाद में अमेरिका में जो लोग हैं 2017 से 2021 के बीच में 2,80,000 लोग वहां रह रहे हैं, इंडियंस जो चले गए। ऑस्ट्रेलिया में 1,02,000, कनाडा में 1,01,000। ये 2017 से 2021 के बीच का डाटा दे रहे हैं। जो प्रवासियों की मौजूदगी यहां पर है, प्रवासियों की संख्या दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, जिसमें भारत के नागरिक अव्वल नंबर पर हैं। और भारत के भीतर की परिस्थितियों को लेकर सरकार डाटा नहीं बता रही है कि दरअसल कितने गरीब, कौन किस क्लास का, किस वर्ग से, किस जाति से, कुछ भी, सब चीज छुपा रही है, सब पे रेड कारपेट डाल दी गई है। क्योंकि देश को चलाने के लिए जब आप बेसिक जानकारी रखेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने तो कह दिया कि भारत 2023 में चीन की जनसंख्या को भी पार कर जाएगा। लेकिन अभी हम 2011 को बेस बनाए हुए हैं, तो बार बार ये चिंतन करते हैं अच्छा चीन से देखिए हमारी ऐसी स्थिति है। लेकिन एक झटके में जब 2023 अब आकर शुरू हो गया और 140 करोड़ की जनसंख्या हम पार करेंगे, तो एक सवाल होगा कि चीन को पार कर गए और यहां की इकोनॉमी इस दौर में और नीचे चली गई, पर कैपिटा इनकम और नीचे चला गया, जो नेटवर्क दिखाया जा रहा है वो और नीचे है, लेकिन कुछ कॉरपोरेट्स का नेटवर्क बढ़ रहा है। यहां से एक दूसरा सवाल भी शुरू होता है। जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और समझिए,
जितनी बड़ी तादाद में गरीबों की संख्या बढ़ी है, उसी रेशियो में उससे ज्यादा बड़ी तादाद में बिलियनियर्स का भारत को छोड़ना पड़ा है। इस देश के भीतर में स्टूडेंट्स जो 2022 में माना जा रहा है तकरीबन 8 लाख बच्चों ने भारत को छोड़ दिया एजुकेशन के लिए, और उसमें तकरीबन 500 करोड़ रुपए फीस के लिए वो बाहर दे रहे हैं और उससे ज़्यादा रहने और बाकी चीज़ों पर। यानी भारत से सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, पूरी इकोनॉमी भी कैसे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन सरकार खामोश रहेगी। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं छू रही है कि दरअसल भारत है क्या, यहां पर गरीबी कितनी है, यहां पर मुफलिसी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, मजदूर कितने हैं, किसान कितने हैं, कामगार कितने हैं, असंगठित क्षेत्र में कितने हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं। कितनी बड़ी तादाद को हम सोशल सिक्योरिटी दे पाने की स्थिति में भी नहीं है। तब यहां से खेल असल में शुरू होता है कि भारत के भीतर में इस दौर में कॉरपोरेट के साथ सत्ता का नेक्सस क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है, और सीएसआर का पैसा धीरे धीरे जिन परियोजनाओं में जाता है, वो परियोजनाएं आरएसएस के जरिए ही क्यों चलाई जा रही है इस देश के भीतर में, और आरएसएस उन्हीं योजनाओं के जरिए राजनीतिक या सियासी तौर पर यह कहते हुए कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसकी मौजूदगी दिखाती है, और पैसा कॉरपोरेट का होता है। उस कॉरपोरेट को राहत और रियायत सत्ता देती है, जिस सत्ता को संभाले हुए संघ के प्रचारक बैठे होंगे। तो यह एक साइकिल जब चल पड़ती है तो एक दायरे का तो लाभ होता है, और उस दायरे का नेटवर्थ बढ़ता है, उसकी इनकम बढ़ती है, और उसके जरिए भारत की इकोनॉमी को दिखाने का प्रयास होता है। लेकिन ओवरऑल भारत इस दौर से गायब हो जाता है, क्योंकि वो उस सर्किल में नहीं समाता है। कॉरपोरेट सभी नहीं है, संघ से सभी नहीं जुड़े हैं, बीजेपी की सत्ता के सभी करीब नहीं है। तो उस दायरे से जो हटकर परिस्थिति बनती है, ऐसा भी नहीं है कि सारे भक्तों को या सारे उनके करीबियों को लाभ ही मिल रहा हो, क्योंकि इकोनॉमी इस बात की इजाजत दे नहीं रही है। हमें लगता है यहां उस नेक्सस को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत को लेकर जिस आइडिया का जिक्र हम लोग बड़ा लगातार करते हैं, तो कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन तो होना चाहिए। क्योंकि जब आप सिमटते 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 आपने कहा सब कुछ मेरे अंदर ही देखो, मेरे अंदर से मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही सारी चीजें चल रही है। और ध्यान दीजिए, तो जब दूसरे पॉलिटिशियंस का कोई आधार नहीं बच पा रहा है, दूसरे कॉरपोरेट का अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए उनके अपने प्रोडक्ट को लेकर कुछ काम नहीं हो रहा है, यानी कोई ऐसी कंपनी आपके जहन में नहीं आएगी जिसने इस देश के भीतर में उत्थान या अपनी प्रोग्रेस इस रूप में की हो जहां पर वो कहे कि देखिए हमने इस प्रोडक्ट को लेकर आए और इस देश के भीतर कितनी बड़ी राहत और रियायत हो गई और हमारा प्रोडक्ट चल पड़ा। नहीं दिखाई देगा। आपको आएगा 4G 5G, इस स्थिति में आएंगे, यानी उस एस्पेक्ट में जो प्रोडक्शन से नहीं, जो सुविधाओं से जुड़े हैं, जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। तो भारत के भीतर में जब राजनीतिक सत्ता और सत्ता में भी एक दो शख्स के इर्द गिर्द समूची राजनीति आकर सिमट गई और भारत का पूरा सिस्टम उस राजनीति के हिसाब से ही चलने लगा, तो सवाल है कि उस नींव की जरूरत किसे पड़ेगी जो देश को लोगों के जरिए देखना चाहता हो, लेकिन देश को अगर इकोनॉमी और पैसे के जरिए देखेगा तो वो पैसा चंद हाथों में रहे या एक दो हाथों में रहे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ओवरऑल आंकड़ा दिखाने के लिए तो हम 5th इकोनॉमी हो गए, लेकिन उस 5th इकोनॉमी का अगर बड़ा हिस्सा चंद हथेलियों में सिमट गया है, तो फिर सवाल यह है कि जो छोटी छोटी वेलफेयर स्कीम बनती है, चाहे वो खाद बांटने की हो, चाहे वो बीज बांटने की हो, चाहे ट्रैक्टर को लेकर हो, चाहे मजदूरों को लेकर हो, चाहे न्यूनतम मजदूरी को देने को लेकर हो, चाहे मनरेगा में प्रतिदिन काम करने पर 200 सवा 200 रुपए देने को लेकर हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि 2011 की जनसंख्या के डाटा को भी मौजूदा इकोनॉमी संभाल नहीं पा रही है। तो फिर 2024 में जब यह जनसंख्या सामने निकल कर आएगी भारत की, और भारत के भीतर की सामाजिक आर्थिक सच को जब वो आपके सामने रखेगी, तो आपके जहन में यह सवाल होगा, अच्छा इतनी बड़ी जनसंख्या में हमारी गरीबी बढ़ गई, हमारा मध्यम वर्ग इतना सिमट गया, हमारा लोअर मिडिल क्लास इतना बढ़ गया, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर 92% को भी पार कर गया, हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी, जिनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है जिस नौकरी के साथ, उनकी संख्या 3 साढ़े 3 करोड़ ही है इस देश के भीतर में।
क्या ऐसी स्थिति एक झटके में आएगी और 2024 के चुनाव तक जानबूझकर इसको रोका गया है या रोका जा रहा है? शायद हां। इसके अलावे आपके पास कुछ बोलने के शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 3 सवाल या 4 सवाल, जो सबसे बड़े सवाल हैं, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, भारत के भीतर में जो बजट बनता है, उस बजट के साथ इस देश के जनसंख्या मैटर करती है। जब वो डाटा गलत है तो क्या बजट का पूरा फॉर्मेट भी गलत है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, जो पूरे के पूरे वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है और इस बात का दावा करती है कि हम गरीबों तक पहुंच गए, तो गरीबों की संख्या जो आप बतलाते हैं, जब उसके लिए आप बजट में से पैसा निकालते हैं और वह जनसंख्या ही बढ़ गई है, बड़ी तादाद में बढ़ गई है, और औसत बतलाता है कि भारत के भीतर की ओवरऑल जनसंख्या में 80 से 85% तक गरीबी और मुफलिसी के दायरे में जनसंख्या बढ़ती है, तो इसके मतलब है कि फिर वो चीजें फ्रॉड हो गई। तीसरी, जो गवर्नेंस के पूरे तौर तरीके और पूरी नौकरशाही लगी हुई है, जिसके दायरे में नीति आयोग भी आता है, वह भी जब एनालिसिस करता है, तो जब उसके पास इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो जमीन ही नहीं है जिस जमीन पर खड़े होकर वो रिसर्च करे और बताए कि देखिए इस देश में ऐसी होनी चाहिए, तो इस दायरे में आने वाला नीति आयोग हो या वित्त आयोग हो या सरकार की कोई भी एजेंसी हो, इनके द्वारा क्रिएट किया गया गवर्नेंस का पूरा चेहरा क्या सिर्फ बताने भर के लिए है? ये लागू नहीं होता है। और चौथा सवाल, क्या भारत की राजनीति इस दौर में देश के साथ धोखा तो नहीं कर रही है, जो सच नहीं बता रही है और योजनाओं का ऐलान भी करती है, और लगता ऐसे है कि वो सारी चीजों को छुपाकर जब योजनाओं का ऐलान करती है तो योजनाएं भी लागू होती हैं या नहीं होती हैं, लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उसको कोई बताने का थर्मामीटर सरकार ने अपने तौर पर क्रिएट नहीं किया है, जो एक वक्त प्लानिंग कमीशन करती थी, फाइनेंशियल वित्तीय आयोग करता था। लेकिन अब ये चीजें गायब है और इनकी रिपोर्ट जो थी वह पार्लियामेंट में आती थी, लेकिन बीते 8 वर्ष में आपने कोई रिपोर्ट तो नहीं देखी होगी। जब इस देश के भीतर में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीएजी अपने तौर पर होता है, वही जब डाटा नहीं दे पा रहा है पार्लियामेंट में रखने के लिए, जब आरबीआई डाटा नहीं बता पा रही है महंगाई की वजह नोट छापना है या सरकार की गलत नीतियां हैं, तो कौन सा डाटा आपके सामने निकलकर कैसे आएगा? तो इस दौर में देश को चलाते हुए कहीं कुछ ऐसा मैस तो क्रिएट नहीं कर दिया गया जिसको बताने से सरकार घबराने लगी और किसी भी हालत में 2024 की उस लकीर को पार करना चाहती है, जहां पर गारंटी हो जाए कि अगले 5 साल तक वह इस सत्ता में बरकरार रहेगी। इस दौर में बहुत कुछ छुपाकर तमाम चीजों को हो हल्ला और हुड़दंग के साथ सारी एजेंसीज को अपने अनुकूल करके जो बताने की प्रक्रिया है, जिसके दायरे में मेन स्ट्रीम मीडिया भी आता है, क्या कोई बताएगा ये कि अगर आपके पास डाटा 2011 और उसी आधार पे देश को चलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद बढ़ी हुई जनसंख्या और उसके बाद बढ़ी हुई पॉलिसीज और उसके साथ वेलफेयर स्कीम और तमाम योजनाएं, कॉरपोरेट की मौजूदगी, उसको संपत्ति का ट्रांसफर करना, उसके जरिए सीएसआर का पैसा लेना, ये सारी चीजें कहां चली गई? क्योंकि 2017-2023 इसके बीच की अर्थव्यवस्था जब डामाडोल हुई है, तो यह परिस्थिति आजाद भारत के दौर में कभी नहीं आई थी कि भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से डिरेल्ड हुई 2017 के बाद से और 2023 तक में, तो सरकार 2024 को लेकर क्या क्या छुपा रही है, किसी को बताना तो चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।